हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, जो भी लाइव है प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, आपको नहीं आ रही है। जो भी लाइव है प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए माय वॉइस इज़ ऑडिबल टू यू और नॉट। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? ठीक है। तो कल हमने डिस्कस किया था वर्क को, आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी को, और क्वेश्चन की हेल्प से हम इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे। यानी कि सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी को डील करेंगे, देन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम बात करेंगे स्प्रिंग एनर्जी। स्प्रिंग एनर्जी के बाद हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो ये चारों एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस की हेल्प से हम डायरेक्ट क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे कि किसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए बात कर रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है, तो एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी, एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, जिसको कि आप लिखते हैं के ई से, और के ई की वैल्यू बराबर करते हो आप हाफ एम वी स्क्वायर। और यदि आप इसको मोमेंटम में लिखना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो पी स्क्वायर ओवर टू एम। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, कोई नई चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं डायरेक्ट उनके ऊपर बात करते हैं। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में दिया गया है, इफ द मोमेंटम, if the momentum if the of a body momentum of a body is increased by 100%, then the percentage increase percentage increase in the kinetic energy is, in the के ई इज, काइनेटिक एनर्जी में जो परसेंटेज इंक्रीज होगा वो हमें बताना है। ऑप्शंस हमें दिए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 150%, ऑप्शन बी हमें दिया है 200%, ऑप्शन सी हमें दिया है 225% यानी कि 225%, और ऑप्शन डी हमें दिया है 300%, 300%। देखो, मोमेंटम को 100% चेंज कर दिया है। मोमेंटम को 100% चेंज करने का मतलब है, अगर पहले उसकी वैल्यू पी थी, बाद में उसकी वैल्यू हो गई 2p, तो यहाँ से मोमेंटम और एनर्जी में रिलेशन ये लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पर कि E जो है वो प्रोपोर्शनल है पी स्क्वायर के। तो अगर मैं लिखता हूँ E2 ओवर E1, तो वो किसके इक्वल हो गया? वो हो गया P2 ओवर P1 और उसका स्क्वायर। 100% चेंज का मतलब है कि P2 जो है वो ट्वाइस हो गया, ट्वाइस दो गुना हो गया 2P1। यानी कि अगर पहले मोमेंटम था P, तो बाद में वो हो गया है 2P और इसका हो गया स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ से E2 की वैल्यू आ गई है 4E1। E2 की वैल्यू आ गई है 4E1। हमें ये निकालना है कि एनर्जी में परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है ना। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, पहले थी E1 और अब लिख रहे हो आप 3E1, यानी कि कितने परसेंट का चेंज हो गया? 100% पर पूरा पूरा एक चेंज हो गया था, तो 300% का चेंज हो गया। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? 300% ना। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 300%। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? परसेंट का चेंज हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है टू मासेस ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम एंड 9 ग्राम, 1 ग्राम एंड 9 ग्राम are moving with equal kinetic energies, with equal kinetic energies. The ratio of the magnitude, ratio of the magnitude magnitudes of their respective linear momenta is, respective linear momenta is। ऑप्शंस हमें दिए हैं। ऑप्शन ए है 1:9, ऑप्शन बी हमें दिया है 9:1, ऑप्शन सी हमें दिया है 1:3 और ऑप्शन डी हमें दिया है 3:1। Question says that the two masses of 1 gram and 9 gram are moving with the equal kinetic energy। ना kinetic energy दोनों की equal है, तो P जो है हमारे पास kinetic energy है, kinetic energy उसका फॉर्मूला है KE = P²/2m। तो यहां से लिखा जा सकता है कि P = √2me। अब दोनों की एनर्जी सेम है, रेशो निकालना है, तो P2/P1, E तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा M2/M1, और M2 की वैल्यू कितनी है 9 और M1 की वैल्यू है 1, तो आंसर आ जाएगा 3:1, ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3:1। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बोला गया है अ 300 ग्राम मास, अ 300 ग्राम मास has a velocity, of 3i cap plus 4j cap meter per second at a certain instant, what is its kinetic energy? What is its kinetic energy? Was it its kinetic energy? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है 1.35 जूल, ऑप्शन बी है 2.4 जूल, ऑप्शन सी है 3.75 जूल और ऑप्शन डी है 7.35 जूल। ये वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पर जो है वो हमें ऐसे दी है, वेलोसिटी को वेक्टर के फॉर्म में दिया है, और वेलोसिटी हो गई 3i + 4j, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो मैग्नीट्यूड आएगा 9 + 16, यानी कि ये हो गया 25, और 25 सॉल्व होकर आ गया 5, 25 सॉल्व होकर आ गया 5। तो आपको निकालनी है इसकी KE, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ mv²। मास दिया हुआ है 300 ग्राम, इसको कन्वर्ट करो ग्राम में, तो ये हो जाएगा 0.3,
तो 1/2 0.3 वी स्क्वायर यानी कि 25, तो ये कितना हो जाएगा 3.75। आंसर आ जाएगा 3.75 जूल। आंसर आ जाएगा 3.75 जूल, ऑप्शन सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, it says that a body of mass 2 kilogram, a body of mass 2 kilogram is thrown upward, with an energy 490 joule, with an energy 490 joule. The height at which its kinetic energy would become half of its initial kinetic energy. Will be ऑप्शन ए है 35 मीटर, ऑप्शन बी है 25 मीटर, ऑप्शन सी है 12.5 मीटर और ऑप्शन डी है 10 मीटर। देखो हमें बोला है बॉडी ऑफ मास 2 kg इज थ्रोन अपवर्ड। ये 2 kg मास की बॉडी है, इसको ऊपर थ्रो किया गया है विद एनर्जी 490 जूल। जो एनर्जी है इसकी कितनी है 490 जूल, तो एनर्जी जो दे रखी है वो 490 जूल एनर्जी है। हाइट एट विच इट काइनेटिक एनर्जी वुड बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हमें वो हाइट बतानी है जहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की हाफ हो जाए। तो इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी 490, है ना भाई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो हो गई इसकी वो कितनी हो गई 490 जूल। तो यहां से यहां फेंक रहे हैं, मान लो ये हाइट h है, ये हाइट h है, तो यहां पर पहुंचते पहुंचते इसकी जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी mgh, है ना। इसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी mgh, और हाफ हो जाए इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये वाली हो गई, यानी कि 490।
इसको जब सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू दे रखी 2, g की वैल्यू ले 10, h निकालना है और ये 4 2 और 2 4 8 और 2 5 ज़ा 10। h निकालना है आपको तो h की वैल्यू हो जाएगी 245/20। तो 245/20 करोगे तो ये बन जाएगा लगभग 12.5 मीटर। तो ऑप्शन आ जाएगा सी। क्लियर है? चलो तो ये तो बात हो गई किसकी, ये बात हो गई काइनेटिक एनर्जी की। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पर तीन तरह से हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एक पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और एक हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम बात करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको लिखा जाता है U2 माइनस U1 इंटीग्रेशन क्लोज माइनस ये हो गया R1 से R2 और ये बनती है वैल्यू F.dr और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है -W। ये F.dr क्या होता है, वर्क डन। तो यहां से हम लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के ऑपोजिट होता है। वर्क डन जो है उसके माइनस के इक्वलेंट होता है, माइनस के इक्वलेंट होता है। इसी तरह से यदि मैं इसको 3 डायमेंशन में डिफाइन करूं, 3 डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर 3 डायमेंशनल फॉर्मूला 3 डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, फॉर पोटेंशियल एनर्जी। 3 डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ये आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। F इजक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ U, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है तुम लोगों ने। माइनस DU अपॉन DX ये हो जाएगा I कैप प्लस DU अपॉन DY J कैप और DU अपॉन DZ K कैप। ये किसको शो कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच के रिलेशन को शो कर रहा है। यहां पर DU अपॉन DX का मतलब क्या है, DU अपॉन DX का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ X, Y और Z को कांस्टेंट रखा हुआ है। क्लियर है यहां तक? अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व। पोटेंशियल एनर्जी कर्व, पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्या है, इस तरह से मैंने एक ग्राफ बना दिया है ऐसे, जिसको आप पोटेंशियल वैल भी बोलते हो, आपने पढ़ा भी है। UX और यहां पर डायरेक्शन हो गई X। ये इस तरह से एक कर्व बना दिया मैंने ऐसे।
ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, और ये पॉइंट हो गया डी। हमें बहुत अच्छे से पता है कि यदि मैं लिख रहा हूँ डी यू अपॉन डी एक्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स माइनस जो है वो स्लोप है, स्लोप। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ एफ इजक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स इज नथिंग बट इट इज स्लोप, और आप इसको बोल सकते हो ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट, है ना। तो ये क्या है, स्लोप है, स्लोप, स्लोप और नेगेटिव ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट। तो अब यहां पर हमें पूछा जाता है कि किस फोर्स का क्या नेचर रहेगा, नेचर ऑफ फोर्स अलग अलग पॉइंट पर क्या होगा वो हमें बताना है ना, अलग अलग पॉइंट के ऊपर नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा वो हमें बताना है। अब नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा अलग अलग पॉइंट पर वो हमें बताना है। तो नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट की, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब क्या होगा कि यदि मैं एक्स की वैल्यू बढ़ाऊं, यानी कि ये, और एक्स की वैल्यू बढ़ाने के ऊपर यू की वैल्यू भी इंक्रीज हो ना, एक्स की वैल्यू इंक्रीज करने के साथ साथ यू की वैल्यू भी इंक्रीज हो, तो डी यू अपॉन डी एक्स हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। इफ यू इंक्रीज, यू इंक्रीज विद इंक्रीज इन एक्स, इंक्रीज इन एक्स, देन डी यू अपॉन डी एक्स ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। डी यू अपॉन डी एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव। अब हमारे पास रिलेशन लिखा हुआ है ये वाला, ये वाला एफ इजक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। तो अगर डी यू अपॉन डी एक्स आ गया पॉजिटिव, एफ की वैल्यू आएगी नेगेटिव, है ना। सिंस सिंस डी यू अपॉन डी एक्स इज पॉजिटिव, तो यहां पर क्या चेंज आएगा, यहां माइनस और यहां पर होगा पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस। माइनस का मतलब है कि जो फोर्स है, फोर्स वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होने का मतलब है कि वो नेचर में होगा अट्रैक्टिव, वो नेचर में होगा अट्रैक्टिव, है ना। तो फोर्स इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, फोर्स इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन मीन्स इट इज अट्रैक्टिव, मीन्स इट इज अट्रैक्टिव। और अट्रैक्टिव जो शो किया गया है वो कौन से रीजन में शो किया गया है, वो शो किया गया है बीसी रीजन में। तो जो डायग्राम का बीसी रीजन है, बीसी रीजन, बीसी रीजन, उसमें जो फोर्स है वो कैसा है, वो फोर्स है अट्रैक्टिव, बीसी रीजन फोर्स इज अट्रैक्टिव। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस रीजन में आप देखोगे तो एक्स बढ़ाने पर जो यू है उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, एक्स बढ़ाने पर यू की वैल्यू बढ़ रही है, तो डी यू अपॉन डी एक्स यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव, तो फोर्स आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है। नेगेटिव का मतलब इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ऐसे, नेगेटिव का मतलब है इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। फिर ये तो था अट्रैक्टिव फोर्स, सेकंड बात करते हैं रिपल्सिव फोर्स। सेकंड वन इज रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स का मतलब क्या है कि यदि मैं एक्स की वैल्यू को बढ़ाता हूं और यू की वैल्यू डिक्रीज करती है, ठीक है, यू डिक्रीजेस, डिक्रीजेस
विद विद इंक्रीज इन एक्स, इंक्रीज इन एक्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स जो है वो देगा नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू देगा तो फोर्स जो है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी माइनस, और ये भी क्या आ गया माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फोर्स जो है वो क्या आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन में, फोर्स फोर्स इज पॉजिटिव इन डायरेक्शन, फोर्स इज पॉजिटिव इन डायरेक्शन, इन डायरेक्शन मतलब इसका क्या हो जाएगा, ये रिपल्सिव हो जाएगा, रिपल्सिव। तो अगर इसको देखूं मैं कौन से रीजन में रिपल्सिव फोर्स होगा, तो यहां पर आप देखोगे एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो यू की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इस रीजन के अंदर एक्स की वैल्यू बढ़ाने पर जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है यू की, तो इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव हो गई, स्लोप नेगेटिव हो गई तो एफ की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, यानी कि यहाँ पर जो एफ है उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, तो ये कैसा होगा रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव डायरेक्शन एरो इसका ऐसे लग गया, इसका ऐसे लग जाएगा, तो रीजन ए बी में जो फोर्स होगा, रीजन ए बी में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, ए बी के अंदर फोर्स होगा रिपल्सिव, तो फोर्स इन रीजन ए बी इज रिपल्सिव। थर्ड कंडीशन की बात करें, थर्ड कंडीशन आती है हमारी जिसमें कि जो जीरो फोर्स लग जाए, जीरो फोर्स, जीरो फोर्स, जीरो फोर्स का मतलब है कि इंक्रीज करने पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं आए, ऑन इंक्रीजिंग एक्स, ऑन इंक्रीजिंग एक्स if u does not change, on increasing x if u does not changes, u does not changes का मतलब du अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाए जीरो, du अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाए जीरो, du अपॉन dx की वैल्यू जीरो हो गई तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगी जीरो, तो सिस्टम पर लगने वाला फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा जीरो, तो जीरो फोर्स की कंडीशन कौन से पॉइंट शो कर रहे हैं, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ये तीनों पॉइंट किसकी कंडीशन शो कर रहे हैं, जीरो पॉइंट की, तो यहां इस डायग्राम में बी सी और डी रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ जीरो फोर्स, बी सी डी रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स द पॉइंट ऑफ जीरो फोर्स, रिप्रेजेंट्स द पॉइंट ऑफ जीरो फोर्स। क्लियर है यहां तक? फिर आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में। सबसे पहले हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे, फिर उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि यदि किसी पार्टिकल पर लग रहा नेट फोर्स जीरो हो जाए, किसी पार्टिकल पर लग रहा नेट फोर्स यदि जीरो जा रहा है तो उसको हम कहते हैं द पार्टिकल इज इन अंडर इक्विलिब्रियम। इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज जीरो,
इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए पहली कंडीशन क्या हो गई कि डी यू अपॉन डी एक्स इज जीरो, है ना। तो फॉर इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन बन गई, डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाए, जीरो। तो यहां पर तीन तरह की कंडीशन बनेगी, एक बनेगी स्टेबल, एक बनेगी अनस्टेबल और एक बनेगी न्यूट्रल। तीन तरह की कंडीशन हम बनाएंगे यहां पर, एक बनाएंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक बनाएंगे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक बनाएंगे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो तीन इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। अगर मैं एक इस तरह का बाउल बनाता हूं, ये इस तरह का मैंने बाउल बनाया एक, और इसके अंदर मैंने कोई बॉल प्लेस कर दी। तो अगर मैं इस बॉल को इधर पुश करूंगा या इधर पुश करूंगा तो दोनों ही केसेस में वापस किधर आ जाएगी, इधर ही आ जाएगी। ये वापस किधर आ जाएगी, इधर ही आ जाएगी। इस केस में मैं इसको इसकी मीन पोजीशन से किधर भी डिस्प्लेस करने की कोशिश करूं, इस पर एक फोर्स लगेगा जो इसको वापस अपनी जो मेन पोजीशन है उस पर लेके आ जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है ना। इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या होती है, मिनिमम होती है। और मिनिमम पोजीशन के लिए, मिनिमम एनर्जी के लिए अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा ध्यान हो, मैक्सिमा मिनिमा अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो, मैक्सिमा मिनिमा अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो तो मैक्सिमा मिनिमा के अकॉर्डिंग डी यू अपॉन डी एक्स जीरो, और फॉर मिनिमा मिनिमा के लिए आप क्या लिखते हो, डी टू यू अपॉन डी एक्स टू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो, पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है। इसी तरह से मैं अनस्टेबल के लिए बनाता हूं, तो अनस्टेबल के लिए बाउल ऐसे रख दिया मैंने, इस तरह से रख दिया। अब जो बॉल है इसके ऊपर यहां रखिए ऐसे। अगर मैंने इसको इधर पुश कर दिया तो ये हमेशा के लिए इधर चली जाएगी, और इसको इधर पुश कर दिया तो हमेशा के लिए इधर चली जाएगी, मतलब अपनी मीन पोजीशन पे कभी भी नहीं रुकेगी। इस कंडीशन को बोलते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है मैक्सिमम, पीई इज मैक्सिमम। इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है मैक्सिमम। यहां पर मिनिमा मैक्सिमा की कंडीशन लगाओगे तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, और यहां पर फॉर मैक्सिमा डी टू यू अपॉन डी एक्स टू लेस देन क्या होगा, जीरो। थर्ड कंडीशन है न्यूट्रल कंडीशन। न्यूट्रल की जो कंडीशन है उसमें एक प्लेन के ऊपर ऐसे पार्टिकल रख दिया। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं मैं, न्यूट्रल वाले को यहां लिख लेता हूं न्यूट्रल। तो इसमें क्या करा मैंने, पार्टिकल जो है इसको ऐसे रख दिया यहां ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, न्यूट्रल। इस न्यूट्रल कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या रहेगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट रहने का मतलब है अगर मैं डी यू अपॉन डी एक्स निकालता हूं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, जो कि है भी, वो तो हमें पता ही है। और इसका डी टू यू अपॉन डी एक्स टू भी निकालोगे तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा।
तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स ऑलवेज जीरो। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्लियर? अब करते हैं इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन, फिर आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a particle moves in a potential region, a particle a particle moves in a potential region, potential region given by u is equals to 8 x square minus 4x plus 400 joule. Its state, it states its state of equilibrium will be, ऑप्शन ए है x इज इक्वल्स टू 25 मीटर, ऑप्शन बी है x इज इक्वल्स टू 0.25 मीटर, ऑप्शन सी है x इज इक्वल्स टू 0.025 मीटर, और ऑप्शन डी है x इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर। फॉर्मूला लगाना है यहां पर f इज इक्वल्स टू माइनस डी यू ओवर डी एक्स, डी यू ओवर डी एक्स। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में डी यू ओवर डी एक्स कितना हो जाता है, जीरो। यहां से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना बनेगा, 16x माइनस 4, और ये किसके बराबर आ गया, जीरो। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/16, यानी कि 1/4। 1/4 कितना हो जाएगा, 0.25 मीटर। आंसर कितना आ जाएगा, 0.25 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी। Question number 2. Question number 2 says that the potential energy of a body, the potential energy of a body is given by, potential energy of a body is given by a minus bx square. The magnitude of force, the magnitude of force acting on the particle is, acting on the particle is, ऑप्शन ए है कांस्टेंट, ऑप्शन बी है प्रोपोर्शनल टू एक्स, ऑप्शन सी है प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं है, प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, प्रोपोर्शनल
2x², और ऑप्शन डी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। बताओ क्या ऑप्शन आएगा। तो f क्या लिखा हुआ है, -d/dx होता है, d/dx कर दो इसका। तो इसका d/dx करोगे तो कितना बचेगा, 2bx माइनस का, तो ये बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2bx। तो यहां से f प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, x के। आंसर आ जाएगा b, इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा b। आ रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में अभी बाकी भी हमें पढ़ना है, काइनेटिक वो जो इलास्टिक एनर्जी है, स्प्रिंग एनर्जी, वो पढ़ना है। इसके अलावा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो उसको डिस्कस करना है, वो कल के लेक्चर में करेंगे। और कल के लेक्चर में ही हम डिस्कस करेंगे पावर को, एक फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी क्या आती है उसको भी हम कल के लेक्चर में देखेंगे। अगर हो जाएगा तो, नहीं तो एक लेक्चर और चला जाएगा एक्स्ट्रा, और क्या। और फिर उसके बाद हम करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो अब कल मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।